अध्याय 541 डुप्रावेल बनाम सुपेई सैनफे सिटी डुप्रावेल के दृष्टिकोण से। धमाका सुपेई के स्वर्ग भेदी चाप ने पूरी संरचना और यहां तक कि एक पड़ोसी घर को भी चीरते हुए परित्यक्त स्कूल भवन का एक हिस्सा धूल में मिल गया। डुप्रावेल ने उससे सीधे भिड़ने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वो बीच में ही पलक झपकाते हुए नजर से ओझल हो गया। एक छत से दूसरी छत पर पीछे की ओर कूदता रहा, जानबूझकर एक निश्चित दूरी बनाए रखता रहा, जबकि सुपेई उसका पीछा करता रहा। चूहे की तरह भाग रहे हो? सुपेई ने चिढ़ाने की कोशिश की। कितना निराशाजनक है। मुझे लगा था कि सम्राट गर्व के साथ अपनी लड़ाई लड़ते हैं, भले ही वे दुष्ट पंथ से जुड़े हों। डुप्रावेल टूटी हुई छत पर उतरते ही गुस्से से गुर्राया और घूमकर अपने पैरों की ओर 2 खंजर नीचे की ओर फेंक दिए। उसके पीछे जैसे ही सुपेई ने जमीन को छुआ, वो फट पड़ी, क्योंकि क्रिम्सन स्नैपरूट लताएं कंक्रीट से माना के विस्फोट के साथ फूट पड़ी। लोहे की जंजीरों की तरह उसके टखनों के चारों ओर लिपट गईं और फिर संघनित लौ के साथ प्रज्वलित हो गईं। फूम सुपेई ने एक कराह भरी आवाज निकाली और अपनी टांगों को मोड़ते हुए पूरी ताकत से बंधनों से मुक्त हो गया। धड़ाम कुछ ही क्षण बाद वह एक बार फिर डुप्रावेल की पूंछ पर उतरा, लेकिन उसे अपने वस्त्रों में लगी आग को बुझाने और अपने जूतों को झुलसा देने के लिए माना का उपयोग करने की आवश्यकता थी। इतने छोटे से हमले से इतनी हल्की सी आवाज, मुझे तुमसे और ज्यादा उम्मीद थी, भले ही तुम कायसू कबीले से जुड़े हो। डुप्रावेल ने पलटवार किया, जिस पर सुपेई ने जवाब में अपनी गर्दन चटकाए। वाह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने उस हमले को होने दिया। लगता है मेरी प्रैक्टिस छूट गई है। ये कहते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। डुप्रावेल की आंखें सिकुड़ गईं। यह उस तरह की मुस्कान थी जो किसी ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर नहीं होनी चाहिए थी जो युद्ध हारने से चिंतित हो, क्योंकि उसके दिमाग में तुरंत खतरे की घंटी बजने लगी। वूश सुपेई एक मिसाइल की तरह ऊपर उठा, उसका शरीर सुनहरी आभा की लकीर छोड़ते हुए हवा में धुंधला सा हो गया। जैसे ही उसने अपनी तलवार वापस खींची और स्टारफॉल क्लीव का प्रयोग किया, एक ऐसा जोरदार वार जो इतना भारी था कि जिस इमारत पर वे लड़ रहे थे वह एक ही झटके में ढह गई और डुप्रावेल मलबे के नीचे दब गया। लेकिन जैसे ही धूल उठी, शिंक एक कटार बगल से निकली और हवा में ही सुपेई के कंधे पर जा लगी। जब तलवार उसके कवच को भेदते हुए गुजरी, तो उसमें से एक सरसराहट की आवाज निकली, जिसमें एक लकवाग्रस्त कर देने वाला विष लगा हुआ था। सुपेई थोड़ा सहमी लेकिन हिचकी नहीं। जहरीले ब्लेड। तुम क्या हो, गटर की चूही हो या गली मोहल्ले की वेश्या? मुझे जो चाहो कहो, डुप्रावेल की आवाज पीछे से गूंजी। जैसे ही वह एक बगल के गलियारे से बाहर कूदा, वो पहले से ही सुपेई के घुटनों, कॉलरबोन और कोहनी पर निशाना साधते हुए 3 घुमावदार चाकू फेंक रहा था। ठीक ठीक ठीक। सम्राट ने फुर्ती से घूमकर तीनों हमलों को सटीक रूप से रोक दिया, लेकिन जैसे ही उसका पैर सड़क की एक संदिग्ध रूप से गीली टाइल पर पड़ा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्लिक करे धमाका, विस्फोट चिन्ह उसके पैरों के पास फट गया, जिससे वह आग के एक घूमते हुए स्तंभ में घिर गया और उसे चौक के उस पार फेंक दिया गया। डुप्रावेल ने गहरी सांस ली और एक टूटी हुई गाड़ी के पीछे दुबक कर बैठ गया। फिर उसने जल्दी से एक और ब्लेड को अत्यधिक अम्लीय जहर से भरी शीशी में डुबोया। अभी हमला करने का समय नहीं है, उसने मन ही मन बुदबुदाया, पहले उसके कवच को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ ही क्षणों बाद सुपेई धुएं के बादल से बाहर निकला, एक बार खांसते हुए। उसके कभी बेदाग रहे सैन्य वस्त्र फटे हुए थे, जिससे उसकी बांह पर चमकते निशान दिखाई दे रहे थे। क्योंकि वो डुप्रावेल के विषैले ब्लेड से घायल हो गया था, इसलिए उसे उस क्षेत्र को अलग करने और जहर को फैलने से रोकने के लिए माना ऊर्जा का संचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्यारी हरकतें हैं, सुपेई ने अपने गाल से कालिक पोंछते हुए कहा, लेकिन तुम मुझे बोर करने लगे हो। एक दहाड़ के साथ उसने अपना हाथ उठाया और एक डोमेन मंत्र का जाप किया। स्वर्गीय क्षेत्र, प्राचीनों का भार, आसपास के 100 मीटर के क्षेत्र को कुचलने वाले गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में बदल देता है। आकाश झिलमिला उठा और हवा भारी हो गई। जैसे ही डुप्रावेल के घुटने थोड़े लड़खड़ाए, उसका लबादा नीचे की ओर ऐसे फड़फड़ाने लगा मानो उसे शीशे में भिगो दिया गया हो। हा, नकाबपोश आदमी, चूहे की तरह भागना पसंद करते हो? अब ऐसा करके देखो। सुपेई मुस्कुराया। जैसे ही डुप्रावेल ने वेलस्टेप मिराज को सक्रिय किया, उसके शरीर में माना ऊर्जा का स्पंदन हुआ और उसका रूप 5 भ्रमों में विलीन हो गया, जो हर दिशा में बिखर गए। सुपेई ने पलक भी नहीं झपकाई। इस स्तर की चालें मुझ पर काम नहीं करती, उसने कहा और तुरंत असली आकृति का पीछा करने लगा। लेकिन उसका पैर डुप्रावेल द्वारा बिछाए गए एक और जाल में फंस गया। बज़िस्टिट कबूम। अचानक कहीं से बिजली का एक शक्तिशाली झटका आया और सुपेई के कंधों पर लगा, जिससे सम्राट ने झुंझलाहट में अपने दांत पीस लिए।
लगातार बिछाए जा रहे जाल उसकी युद्ध की लय को बाधित कर रहे थे और उसके लिए अपने विरोधियों की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना बहुत मुश्किल हो रहा था। धिक्कार है, तुम भाग्यशाली हो कि हम शहर के बीचों बीच हैं, क्योंकि अगर मैं शहर के बीचों बीच नहीं होता तो मैं अपनी असली शक्ति का प्रदर्शन करता और इस पूरे इलाके को तबाह कर देता, इसे एक समतल मैदान में बदल देता, सू पेई ने कहा और दोनों हाथों से अपनी तलवार पकड़कर अदृश्य वार किया। काटना डुप्रेवेल की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं जब एक अदृश्य तलवार के वार ने उसे सड़क के उस पार उड़ा दिया और हवा में खून के निशान फैल गए। टकरा जाना, वो एक फलों की दुकान से टकराया और सुनसान पुस्तकालय की सीढ़ियों के पास फिसलते हुए रुक गया। उसे खून की खांसी आ रही थी। हाँ, वो अब भी एक राक्षस है, डुप्रेवेल ने अपने गाल से टूटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तन के टुकड़े झाड़ते हुए बुदबुदाया। सू पेई आगे बढ़ा, अपनी तलवार को जमीन पर घसीटता हुआ। हर कदम के साथ सुनहरी चिंगारियां उड़ रही थीं। तुम तेज हो, ये तो मानना पड़ेगा, सू पेई ने कड़े लहजे में स्वीकार किया, और हद से ज्यादा जिद्दी भी। लेकिन तुम उस पंथ के लायक नहीं हो, तुम्हें उन कमीनों की एक भी खास तकनीक नहीं पता। डुप्रेवेल फिर से खड़ा हो गया और अपनी ठुड्डी से खून पोंछने लगा। मुझे कहीं का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है, उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे बस जीतना है। उसने उंगलियां चटकाईं और सू पेई के पीछे छिपा एक चिन्ह फट गया, जिससे पीछे से पियर्सिंग लांस माइन्स की एक श्रृंखला उसकी ओर उड़कर आए। सू पेई ने ठीक समय पर मुड़कर अपनी तलवार उठाई और स्टील गार्ड मेंटल को सक्रिय किया, जो एक रक्षात्मक कौशल है जो उसके शरीर को कठोर माना प्लेटिंग में ढक देता है। चकनाचूर भाले आपस में टकराते ही चकनाचूर हो गए। चिंगारियां आतिशबाजी की तरह उड़ने लगी, लेकिन एक भाला फिसलकर उसके बगल में लग गया। सू पेई आधे सेकंड के लिए लड़खड़ाया, अपनी सांसों को स्थिर करते हुए। उसके कूल्हे से खून की एक हल्की सी बूंद टपक रही थी। क्या तुम बिना चालबाजी के लड़ भी सकते हो? उसने पूछा, जिस पर डुप्रेवेल ने मौन रहकर जवाब दिया और पुस्तकालय के चबूतरे पर रक्षात्मक मुद्रा में खड़े होकर दोनों हाथों में खंजर घुमाने लगा। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को घूरते रहे। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं, दोनों खून से लथपथ थे और दोनों अपनी अगली चाल की योजना बना रहे थे। फिर सू पेई ने दोबारा बात की, जितना ज्यादा मैं तुमसे लड़ता हूं, उतना ही मुझे लगता है कि मैंने इस तरह की लड़ाई पहले भी देखी है। डुप्रेवेल थोड़ी देर के लिए थम गया। सू पेई ने बोलना जारी रखा, तुम सांप की तरह लड़ते हो, सटीक, तेज, हमेशा पीछे हटते हुए, और तभी हमला करते हो जब परिस्थितियां अनुकूल हो। बिल्कुल किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जिसे मैं याद करता हूं, एक ऐसा व्यक्ति जिसे कभी ड्रैगन स्लेयर कहा जाता था। उसने अपनी तलवार फिर से उठाई, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मुझे ईमानदारी से बताओ, उस मुखौटे के पीछे तुम वास्तव में कौन हो? अध्याय 542। क्यों? मुझे ईमानदारी से बताओ, उस मुखौटे के पीछे तुम असल में कौन हो? सू पेई ने पूछा, और डुप्रेवेल उसके बचकाने सवाल पर हंसे बिना नहीं रह सका। कमांडर, आदरपूर्वक, अगर मैं अपनी पहचान आपको बताना चाहता तो पहली मुलाकात में ही बता देता। आपको क्या लगता है कि मैं युद्ध के बीच में अपना इरादा बदल दूंगा? डुप्रेवेल ने पूछा और फिर से भागने लगा, जिससे सू पेई को उसका पीछा करना पड़ा। हालांकि अब जब सू पेई को उसकी असली पहचान पर संदेह होने लगा था, तो उसने पहले की तरह जानलेवा इरादे से उसका पीछा नहीं किया, क्योंकि वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था कि डुप्रेवेल नूना जैसा कोई व्यक्ति पंथ में क्यों शामिल होगा। तुम मुझे एक पुराने खूंखार व्यक्ति की याद दिलाते हो जिसे मैं कभी जानता था, डुप्रेवेल नूना नाम का एक ब्लैकसर्पेंट गिल्डमास्टर। खबर है कि पंथ ने कुछ समय पहले ही उसे मार डाला था। लेकिन अब तुम्हें देखकर मुझे यह एहसास होता रहता है कि तुम वही हो। मुझे ये समझ नहीं आता कि आप जैसा व्यक्ति उस पंथ का साथ क्यों देगा। पिछली बार जब हम मिले थे तब तुम उस पंथ से दिल से नफरत करते थे। तुमने उनके पूर्व ड्रैगन नोआ एशबर्न को भी मार डाला। तो क्यों अब तुम उनके साथ क्यों खड़े हो? सू पेई ने एक बार फिर पूछा, क्योंकि किसी तरह वो अपने सीने में उठ रही इस बेचैनी को दूर नहीं कर पा रहा था। क्या अपने कबीले और गुट के प्रति वफादारी ही जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए था? क्या आपको अपने गुट का समर्थन तब भी जारी नहीं रखना चाहिए था, भले ही वे आपके साथ दुर्व्यवहार करें या आपको दबाएं? तो फिर क्यों पंथ विरोधी आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक डुप्रेवेल अब उनकी ओर से क्यों लड़ रहा था? मुझे उससे बात करने की जरूरत है। मुझे ये समझने की जरूरत है कि किस बात ने उसे सार्वभौमिक सरकार से मुंह मोड़ने के लिए मजबूर किया। क्योंकि इस तरह शायद, बस शायद, मैं आखिरकार समझ पाऊंगा कि मेरे दूसरे बेटे ने सू वंश को क्यों त्याग दिया। सू पेई ने सोचा और फिर से अपनी गति बढ़ाते हुए अपने डोमेन मंत्र का दोबारा प्रयोग करने का फैसला किया। स्वर्गीय क्षेत्र, पूर्वजों का भार। उसने एक बार फिर जादू का प्रयोग किया।
जिससे शहर की सड़क पर एक विशाल गड्ढा बन गया और वो डुप्रुवेल को एक बार फिर घुटनों के बल गिराने में कामयाब रहा। कृपया रुक जाइए, मैं आपसे विनती करता हूँ। मुझे बताइए कि आप कौन हैं और मुझसे बात कीजिए, और बदले में मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपको मुझ पर एक जोरदार प्रहार करने की अनुमति दूंगा, जिसे मैं नहीं रोकूंगा। सू पेई ने ये प्रस्ताव रखा, जिसे सुनकर डुप्रुवेल की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वो सू पेई की आवाज में छिपी हताशा को सुन सकता था, लेकिन वह इसके पीछे का कारण नहीं समझ सका। सम्राट उससे बातचीत करने के लिए इतना बेताब क्यों था? आखिर वो उस व्यक्ति से क्या बात करना चाहता था जो उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था? इन सवालों के जवाब डुप्रुवेल को नहीं पता थे। हालांकि वो इतना जरूर जानता था कि करारा प्रहार करने का मौका इतना अच्छा था कि उसे गंवाना नहीं चाहिए था। ठीक है, अगर तुम पहले वार से बच जाओगे तो मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। ये कैसा लगता है? डुप्रुवेल ने पलटवार किया, क्योंकि उसे उस आदमी पर इतना भरोसा नहीं था कि वो उसकी मनचाही चीज देने के बाद भी अपना वादा निभाएगा। नहीं, तुम एक सांप हो और दुष्ट पंथ के सदस्य हो। तुम में कोई सम्मान नहीं है। मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं कर सकता। सू पेई ने भी यही तर्क दोहराया, जिस पर डुप्रुवेल ने बस अपने कंधे उचका दिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो शुरू से ही बात नहीं करना चाहता था, उसने कहा और फिर से दौड़ने के लिए मुड़ गया, लेकिन सू पेई ने उसे फिर से रोकने की विनती की। इंतजार, सू पेई ने आदेश दिया, जबकि डुप्रुवेल हिचकिचा रहा था। ठीक है, मैं तुम्हें पहले वार करने देता हूं, बस वादा करो कि बाद में मेरे सवालों का जवाब दोगे। सू पेई मान गया, और एक बार फिर उसके इस फैसले से डुप्रावेल अचंभित रह गया। यह व्यक्ति इस बातचीत को करने के लिए कितना बेताब था? आखिर उसे किस बात का इतना ज्यादा पता होना जरूरी था? बहुत खूब, अगर तुम बच गए तो मैं अपनी प्रतिष्ठा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं अपनी पूरी क्षमता से तुम्हें जवाब दूंगा, लेकिन ये तभी संभव है जब तुम बच जाओ। डुप्रेवेल ने वार करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा, उसकी जानलेवा मंशा चरम पर थी। डुप्रेवेल ने अपने सबसे घातक वार, अंतिम प्रहार का इस्तेमाल किया। यह एक ऐसी तकनीक थी जो सम्राट स्तर की थी और एक ही प्रहार में ड्रैगन का भी सिर धड़ से अलग करने में सक्षम थी। हालांकि उसे बेहद आश्चर्य हुआ जब एक शक्तिशाली नीली बाधा ने उसके वार को ठीक उसी समय रोक दिया जब उसकी तलवार की नोक सू पेई की गर्दन को छूने वाली थी, क्योंकि ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई छिपा हुआ जीवन रक्षक यंत्र सक्रिय हो गया हो। तुम धोखेबाज हो, डुप्रेवेल गुस्से से गुर्राया, जबकि सू पेई के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसने सौदे की अपनी शर्त पूरी कर दी थी। उन्होंने बिना किसी बचाव के डुप्रेवेल को हमला करने का एक स्पष्ट अवसर प्रदान किया था। हालांकि उन्होंने जीवन रक्षक कलाकृतियों के उपयोग के बारे में कुछ नहीं कहा था। ओह, मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन रक्षक कलाकृतियों के बारे में बताना भूल गया। खैर, अब तो आपको मुझे जवाब देना ही होगा। चिंता मत करो, जब तुम बात कर रहे होगे तो मैं तुम पर कोई घटिया टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरी भी अपनी इज्जत है, सू पेई ने कहा। तभी डुप्रेवेल ने एक लंबी आह भरी और अपना हथियार नीचे कर लिया। जी हाँ, मेरी पहचान के बारे में आपकी धारणाएं गलत नहीं है। मैं बिल्कुल वही हूं जो आप सोचते हैं। तो आगे बढ़िए, आपका दूसरा सवाल क्या है? डुप्रावेल ने बिना किसी भावना के कहा, और सू पेई ने सिर हिलाया जैसे उसे इसकी उम्मीद थी। क्यों, पंथ में क्यों शामिल होना चाहते हो? सू पेई ने बिना किसी औपचारिकता के पूछा, जबकि डुप्रेवेल ने अपने मुखौटे के पीछे एक जटिल मुस्कान बिखेरी। क्यों? उसने व्यंग्य भरे स्वर में दोहराया। आपको जो सवाल पूछना चाहिए वो ये है कि ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जीवन भर धर्मी गुट की कुत्ते की तरह सेवा करने के बाद भी अंत में मुझे विश्वासघात के सिवा कुछ नहीं मिला। मेरा अनमोल जुड़वां दांत वाला ग्रह नष्ट हो गया। मेरी ब्लैकसर्पेंट गिल्ड को जबरन भंग कर दिया गया। मेरे सबसे अच्छे दोस्त एंटोनियो की हत्या कर दी गई। मेरे गिल्ड का खजाना, जिसे मैंने पिछले ड्रैगन को मारकर खुद हासिल किया था, मेरी आंखों के सामने लूट लिया गया, और अपने गिल्ड के साथ मारे जाने के बजाय मुझे एक नया हत्या का मिशन सौंप दिया गया। इस बार कल्ट टेरिटरी के बिल्कुल बीचों बीच, लेकिन वहां भी मुझे फंसाया गया था। मॉरिस ने मुझे धोखा दिया और मुझे एक निश्चित मौत की ओर भेज दिया। तो क्या इसमें कोई हैरानी की बात है कि मैंने पाला बदल लिया? धार्मिक गुट के भीतर मेरे साथ एक बेकार टिश्यू पेपर से भी बदतर व्यवहार किया गया, इसलिए मैंने अपनी स्वतंत्रता हासिल करने और अंततः एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में जीने की उम्मीद में पंथ में शामिल हो गया। डुप्रावेल ने जवाब दिया, जिसे सुनकर सू पेई की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। डुप्रावेल की प्रतिक्रिया ने उन्हें गहरे स्तर पर प्रभावित किया, जितना वो स्वीकार करना चाहता था उससे कहीं अधिक। अध्याय 543 विश्लेषण। जब सू पेई ने डुप्रावेल के दल बदलने का कारण सुना तो उसके दिल में क्रोध उबल उठा।
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि डुप्रुवेल ने सिर्फ इसलिए पंथ में शामिल होने का फैसला किया क्योंकि अन्यथा उसकी मृत्यु हो जाती, क्योंकि उसे ये पूरी घटना संदिग्ध और कायरतापूर्ण लग रही थी। तो बस इतना ही, सू पेई ने गुस्से से भरी आवाज में कहा। मुश्किलें आते ही तुमने अपने विश्वासों से मुंह मोड़ लिया। अपनी जान बचाने के लिए तुमने शैतान से हाथ मिला लिया, उसने पूछा, और डुप्रेवेल ने उसी पागलपन भरी शांति के साथ अपना सिर झुकाया जो पूरे द्वंद्व युद्ध के दौरान उसकी पहचान बनी हुई थी। क्या बचपन में तुम सिर के बल गिर गए थे? डुप्रेवेल ने पूछा और अपने माथे के पास एक खंजर को गोलाकार गति में घुमाते हुए सू पेई को इशारा किया कि वह मूर्ख है। अपने विश्वासों के लिए मरना ही परम सम्मान है। सू पेई गुर्राया, उसकी निगाहें और भी तीखी हो गईं। दल बदल करके तुमने अपनी ही विरासत को कलंकित कर दिया, उन सभी चीजों को कलंकित कर दिया जिनके लिए तुमने कभी लड़ाई लड़ी थी। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि डुप्रेवेल के चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसे सू पेई पर दया आ रही थी। कमांडर, अगर आप सचमुच मानते हैं कि धर्मी गुट धर्मी है और आरोहण पंथ दुष्ट है, तो हमारे लिए ये बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। आप में ब्रह्मांड को उसके वास्तविक स्वरूप में समझने की परिपक्वता नहीं है। लेकिन अगर आप इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि दोनों पक्ष नैतिक रूप से अस्पष्ट हैं, तो हाँ, मेरे पास एक ऐसा जवाब है जो शायद आपको रुचिकर लगे, डुप्रेवेल ने कहा, जिस पर सू पेई ने गुस्से में उससे नजरें फेर ली, लेकिन वहां से नहीं गई। ये पंथ बुरा नहीं है, कम से कम उन स्वामियों से कम बुरा तो बिल्कुल नहीं है जिनकी आप सेवा करते हैं। और जिस सम्मान की आप बात कर रहे हैं, वो खोखली प्रशंसा के सिवा कुछ नहीं है। यदि सू वंश वास्तव में आपको महत्व देता, तो वे आपको रणनीतिक महत्वहीन एक निर्जन ग्रह पर नहीं भेजते। यदि सू कबीले ने आपके प्रयासों की सराहना की होती, तो वे आपके सबसे बड़े बेटे को मौत के मिशन पर नहीं भेजते। सच तो ये है कि उनके प्रति आपकी वफादारी पूरी तरह से एक तरफा है, और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, डुप्रेवेल ने कहा। उनके शब्दों ने सू पेई को गहरा आघात पहुंचाया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बेटे की मृत्यु सम्मान के साथ हुई? डुप्रेवेल ने अपनी बात जारी रखी, उसकी आवाज जहर से भरी फुसफुसाहट जैसी थी जो सू पेई के कवच की दरारों से रिस रही थी। या तुम्हें लगता है कि सू कबीले ने उसके साथ विश्वासघात किया और इसे बलिदान का नाम दिया? आपको कुछ भी नहीं पता, मुझे काफी कुछ पता है, डुप्रेवेल ने पहली बार उसे टोकते हुए गुस्से से कहा। मुझे पता है कि तुम्हारा दूसरा बेटा तुम्हें इसलिए नहीं छोड़कर गया क्योंकि वह तुमसे नफरत करता था, वह इसलिए छोड़कर गया क्योंकि उसने वह देख लिया जो तुम नहीं देख पाई, कि तुम चाहे कितनी भी वफादार क्यों ना हो, सू वंश तुम्हें हमेशा एक गैर जरूरी चीज ही समझेगा। सू पेई ने उपहास किया, लेकिन उसकी आवाज लड़खड़ा गई। मैं कोई बेकार इंसान नहीं हूं, पंथ के खिलाफ हमारी सीमाओं की रक्षा करना एक महत्वपूर्ण और सम्मानजनक काम है, उसने तर्क दिया, लेकिन उसे अपने मुंह से निकले शब्द तेजी से अविश्वसनीय लगने लगे। अरे यार, तुम्हें भी इस बात पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि अगर सुवंश सचमुच इस ग्रह या तुम्हें एक महत्वपूर्ण संपत्ति मानता, तो अब तक कोरल के आकाश में 10,000 जहाज मंडरा रहे होते जो तुम्हें बचाने आ चुके होते। लेकिन वे नहीं आ रहे हैं। क्या वे आ रहे हैं? सू पेई के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी डुप्रेवेल ने पूछा। ऐसा नहीं है कि उन्हें परवाह नहीं है, बस मामला पेचीदा है। अतिरिक्त सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी आना आत्मघाती होगा। सू पेई ने अपनी बात को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन अब वह मन ही मन जानता था कि वह गलत था। डुप्रेवेल ने अविश्वास से अपनी आंखें सिकोड़ ली। अगर कुलपति का बेटा सू यांग इस ग्रह पर फंसा होता, तो क्या आपको लगता है कि उसे बचाने के लिए वे लाखों जानें नहीं कुर्बान कर देते? उसने पूछा, क्योंकि सू पेई के पास कोई जवाब नहीं था। डुप्रेवेल लगातार बोलते रहे, उनके शब्द किसी ढहती हुई दीवार पर हथौड़े की चोट की तरह थे। वे उसे बचाने के लिए नौसेना भेजेंगे, जरूरत पड़ने पर वे आसमान को चीर देंगे, लेकिन वे तुम्हारे लिए ऐसा नहीं करेंगे, है ना? क्योंकि उनकी नजरों में तुम सिर्फ एक कुत्ते हो, वफादार, आज्ञाकारी, जिसे बदला जा सकता है। आप एक सम्राट हैं, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने दशकों तक इस ग्रह पर अपना वर्चस्व बनाए रखा है, और फिर भी आपकी वर्षों की वफादारी के लिए आपको पुरस्कृत करने के लिए एक भी जहाज नहीं आया। सू पेई के हाथ कांपने लगे। सच्चाई से इनकार का टकराव होने पर उसका जबड़ा कस गया। मेरा कबीला, उसने कोशिश की, उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, डुप्रेवेल ने ठंडे स्वर में कहा। यही सच है, और तुम ये जानते हो। उनके बीच सन्नाटा एक खाई की तरह फैल गया था। फिर धीरे धीरे सू पेई के घुटने जवाब दे गए। उसके हाथ से तलवार फिसल गई और कंक्रीट की सड़क पर गिरते ही वो जमीन पर गिर पड़ा,
पत्थर में पड़ी दरारों को ऐसे घूर रहा था मानो वे उसकी आत्मा में बन रही दरारों का प्रतिबिंब हो। अतीत से एक आवाज लौटी, धीमी और दूर से आती हुई। पिताजी, वे आपको अपने कबीले में नहीं चाहते। आप एक ऐसे मकसद के प्रति वफादार हैं जो आपसे नफरत करता है। आप मूर्ख हैं। उसे उस दिन की बारिश याद आ गई। उन्हें अपने दूसरे बेटे की आंखें याद आईं जो दर्द से भरी थीं, विद्रोह से नहीं। और पहली बार उसे बात समझ में आई। तुम सही कह रहे हो, सू पेई ने फुसफुसाते हुए कहा। वर्षों का बोझ अचानक उस पर आ गिरा और उसके कंधे कांपने लगे। मैं मूर्ख हूं। डुप्रेवेल स्थिर खड़ा रहा और सावधानीपूर्वक देखता रहा। सू पेई ने ऊपर देखा, उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन सच्ची थी। मुझे बताओ, डुप्र नहीं, वाइपर द कल्ट, क्या वे निष्ठा की शपथ लेने लायक संगठन है? सवाल सुनकर डुप्रावेल चौंक गया और उसकी आंखें झपक गईं। अगर मैं तुम्हारी तरह दल बदल लूं, तो क्या मुझे एक नई और सार्थक शुरुआत मिलेगी? हत्यारे ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अपने सामने घुटने टेक कर बैठे उस व्यक्ति को गौर से देखा, वही योद्धा जिसने कभी सुल्तान को पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली योद्धा के रूप में पीछे छोड़ दिया था, और जो अब अपने अहंकार से रहित था और एक नई शुरुआत के लिए बेताब था। अपने पूरे जीवन में डुप्रेवेल ने कभी इस परिणाम की उम्मीद नहीं की होगी। सू पेई, डुप्रेवेल ने धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता कि यह पंथ योग्य है या नहीं, क्योंकि तकनीकी रूप से मैंने पंथ की सेवा करने की शपथ नहीं ली है। सू पेई की सांस अटक गई। तो तुमने किसके प्रति निष्ठा की शपथ ली थी? उसने पूछा, और डुप्रेवेल ने एक लंबी आह भरी। उसे ये स्वीकार करने में कुछ शर्म महसूस हो रही थी कि उसका असली स्वामी कौन था। मेरे मालिक, ओम, वो जवान है और वो मेरा सम्मान करते हैं। वो एक कुन है, नहीं, मेरा मतलब है एक ईमानदार और भरोसेमंद सज्जन है। वह बहुत लोकप्रिय भी है, डुप्रेवेल ने जवाब दिया। उसने अपने गुरु का नाम लिए बिना सब कुछ कह दिया, जिससे सू पेई उलझन में पलकें झपकाने लगी। अध्याय 544, एक ऐसा प्रस्ताव जिसे वो ठुकरा नहीं सकता। लियो के दृष्टिकोण से टूटा हुआ जोन 1 सैन्य अड्डा। लियो एक आधे ढहे हुए, धुंधली रोशनी वाले कमरे में बैठा था। उसके दाहिनी ओर डुप्रेवेल, उसके कंधों पर डंपी और ठीक उसके सामने दुश्मन कमांडर सू पेई बैठे थे। मैं इस स्थिति में कैसे फंस गया? लियो को आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो उस स्थिति को समझ नहीं पा रहा था जिसमें वो अब खुद को पा रहा था। न तो माहौल, न लोग, और निश्चित रूप से नहीं बातचीत। कुछ ही घंटे पहले अपनी सेना के साथ सांफे शहर में पीछे हट चुके शत्रु सम्राट सू पेई अब आत्मसमर्पण करके पंथ में शामिल होना चाहते थे। इतना ही नहीं, वो लियो के प्रति सीधे तौर पर वफादारी की शपथ लेना चाहता था, एक ऐसे अनुबंध के तहत जो डुप्रेवेल द्वारा उसके साथ हस्ताक्षरित अनुबंध से अजीब तरह से मिलता जुलता था। लेकिन सवाल ये था कि क्यों दुश्मन का युद्ध क्षेत्र कमांडर अचानक दलबदल करने के लिए इतना उत्सुक क्यों हो गया था? उसे मारने के लिए भेजे गए डुप्रेवेल ने उस आदमी के साथ हाथ में हाथ डालकर वापस क्यों लौट आया था? और डुप्रेवेल ने लियो को सू पेई से अकेले मिलने पर इतना जोर क्यों दिया था, बिना दूसरों को सूचित किए? इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आया। हा, तूने सही फैसला लिया है, कमीने इंसान, लॉर्ड फादर को अपना स्वामी चुनकर। हा, उसकी सेवा करना तेरे पूरे अर्थहीन जीवन का सबसे यादगार पल होगा, डंपी ने कहा, मानो उसे इस बात की जरा भी परवाह न हो कि उसके सामने खड़ा आदमी एक शक्तिशाली सम्राट था, या फिर वो शायद अपनी कलाई की एक झटके से उसे मार सकता था। क्या मेढक हमेशा ऐसा ही व्यवहार करता है? और तुमने एक प्राचीन दलदली मेढक को पालतू कैसे बनाया? क्या वे अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण पालतू बनाने और पालने में बेहद मुश्किल नहीं होते? सू पेई ने पूछा। तभी लियो ने तुरंत डंपी का चेहरा पकड़ लिया और उसे हमला करने से रोक दिया, क्योंकि वह जानता था कि उसका मेढक ऐसा करने के लिए पूरी तरह तैयार था। मेरे पालतू का नाम डंपी है। अगर हम सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना चाहते हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप उसका उचित सम्मान करें, लियो ने डंपी के चेहरे पर अपनी पकड़ छोड़ते हुए कहा और मेढक को शांत रहने का इशारा किया। मैंने अभी तक ये तय नहीं किया है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं या नहीं, लेकिन मैं उस व्यक्ति से मिलने के लिए उत्सुक हुए बिना नहीं रह सका जो डुप्रेवेल नूना को भी अपनी सेवा करने के लिए मजबूर कर सकता है, भले ही वह एक ग्रैंडमास्टर हो। तो मेरा प्रस्ताव ये है, सू पेई ने कहा। तभी लियो उसकी ओर झुककर उसके शब्दों को ध्यान से सुनने लगा। यदि आप वादा करें कि आप पकड़े गए सैनिकों को गुलामी में बेचने के बजाय सू कबीले को वापस सौंप देंगे, और वादा करो कि तुम आगे से आत्मसमर्पण करने वाले सैनिकों के साथ भी ऐसा ही करोगे, तब मैं अपने हथियार डाल दूंगा और इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा, सू पेई ने कहा। और लियो ने सहमति में सिर हिलाया और उसे आगे बोलने का इशारा किया। चाहे मैं आपकी सेवा करने का विकल्प चुनूं या न चुनूं, मेरे प्रस्ताव का यह हिस्सा यथावत रहेगा।
मुझे यह एहसास हो गया है कि सू कबीले के लिए लड़ना व्यर्थ है, और इसलिए मैं अब उनके लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। और न ही मैं एक मरते हुए मकसद के लिए अपने आदमियों की जान जोखिम में डालूंगा। सू पेई ने ये शब्द कहते हुए थोड़ा शर्मिंदा सा महसूस किया। जहां तक इस बात का सवाल है कि मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी सेवा करूं या नहीं, उसने अपनी बात जारी रखी। उसकी आंखों में फिर से वही जोश आ गया था। मेरा सुझाव है कि हम इसे द्वंद्वयुद्ध से सुलझाएं। मैं अपनी ताकत को ग्रैंडमास्टर स्तर तक सीमित रखूंगा, और यदि आप बराबरी के मुकाबले में मुझे हराने में कामयाब होते हैं, मैं भी दुप्रावेल के समान अनुबंध के तहत आपके साथ जुड़ूंगा। मैं 20 साल तक आपकी सेवा करूंगा। साल में 60 दिन की छुट्टी मिलेगी, जिसमें मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकूंगा, और अनुबंध के अंत में एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में इस अनुबंध से मुक्त होने का विकल्प भी होगा, जिसमें पंथ के खिलाफ मेरे सभी अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर तुम मुझे नहीं हराते, तो मैं तुम्हारी सेवा न करने का विकल्प चुनूंगा। मैं आपसे यह आश्वासन चाहता हूं कि आप मुझे एक यान और इस ग्रह से सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता मुहैया कराएंगे, क्योंकि संभवतः मुझे अपना शेष जीवन किसी तटस्थ ग्रह पर ही बिताना होगा। सू पेई ने यह सुझाव दिया, जिस पर लियो ने भौहें चढ़ा ली। वो सू पेई के कार्यों के पीछे की प्रेरणाओं को नहीं समझ पाया, लेकिन दुप्रावेल सू पेई को अपने संरक्षण में लेने के लिए उत्सुक प्रतीत हो रहा था। और इसलिए प्रस्ताव पर कुछ देर विचार करने के बाद, और यह सुनिश्चित करने के बाद कि चाहे वो जीते या हारे, उसे कोई नुकसान नहीं होगा, लियो ने अंततः उसकी शर्तों पर सहमत होने का फैसला किया। मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन अगर आपको बुरा न लगे तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने इन वार्ताओं के लिए मुझे क्यों चुना? आपको पता है ना कि मैं यहाँ का कमांडर इन चीफ नहीं हूं? मैं तो सिर्फ शैडो ड्रैगन हूं। मैं इस पंथ की उम्मीद नहीं हूं, लियो ने सवाल किया, जिस पर सू पेई ने उसकी बातों पर बस हल्की सी हंसी दी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पंथ में आपका क्या पद है। मैं आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि दुप्रावेल नूना को लगता है कि आप अपने वचन के पक्के हैं, और अगर पंथ कभी आपके लोगों के साथ छेड़छाड़ करता है तो आप पंथ के खिलाफ जाने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। मैंने एक बार एक ऐसे संगठन के प्रति अपनी वफादारी दिखाने की गलती की थी जिसे इसकी परवाह नहीं थी। मैं दोबारा वही गलती नहीं दोहराना चाहता, सू पेई ने कहा, और लियो ने एक बार फिर दुप्रावेल की ओर देखा, जिसने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि यह पूरा परिदृश्य उसे बेतुका लग रहा था, फिर भी उसने इस विषय पर दुप्रावेल की अंतर्दृष्टि पर भरोसा किया और सू पेई के द्वंद्वयुद्ध के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। ठीक है, मैं तुमसे 3 घंटे बाद उस सुनसान जंगल में लड़ूंगा। इस तरह जब हम लड़ेंगे तो हमारे आसपास ज्यादा लोग नहीं होंगे, लियो ने सुझाव दिया, जिस पर सू पेई ने सहमति में सिर हिलाया। तो फिर 3 घंटे, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। ये कहकर वह मुड़ा और बाहर चला गया। उसका लंबा कोट उसके पीछे थोड़ा सा घिसटता हुआ चला गया और टूटा हुआ दरवाजा उसके पीछे चरमराते हुए बंद हो गया। लियो अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुक गया। उसकी निगाहें अभी भी उस जगह पर टिकी हुई थीं जिसे सू पेई ने अभी अभी खाली किया था, जबकि डंपी ने अपना वजन बदला और उसकी गर्दन के मोड़ में आराम से बैठ गया। एक ही द्वंद्वयुद्ध के लिए 20 साल की सेवा, लियो ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। एक साहसिक दांव, दुप्रावेल ने दीवार से टेक लगाकर बाहें मोड़ते हुए धीरे से जवाब दिया। लियो ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी निगाहों में एक हल्की सी चमक दिखाई दी। अध्याय 545, संदेह के बीज। वेर को अभी भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि लियो क्या करने वाला है, क्योंकि लियो को अभी तक अपने चचेरे भाई को कुछ भी समझाने का समय नहीं मिला था, खासकर इसलिए कि दुप्रावेल ने उसे अचानक इस गुप्त बैठक में शामिल कर लिया था। और जब ये सब खत्म हुआ, तब तक लियो का ध्यान आने वाले द्वंद्व युद्ध की ओर केंद्रित हो चुका था, जिससे उसे अन्य सभी विचारों को एक तरफ रखने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वो मानसिक रूप से युद्ध की तैयारी करने लगा था। उन्हें नहीं लगा कि वेया को ये जानकारी देना कोई अत्यावश्यक प्राथमिकता है, और इसलिए उन्होंने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन अन्य लोग, जिन्हें सच्चाई की जानकारी नहीं थी, उन्होंने पहले ही स्थिति को पूरी तरह से गलत समझना शुरू कर दिया था। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे स्वामी, मैंने वाइपर को दुश्मन कमांडर सू पेई को चुपके से हमारे शिविर में लाते हुए देखा। मैंने उसे एक सुनसान सभा स्थल पर शैडो ड्रैगन से मिलते हुए देखा। यह अच्छा नहीं है, वे किसी बुरी साजिश की योजना बना रहे होंगे, वाल्ट्री ने जोर देकर कहा, लेकिन वेया ने इनकार में चुपचाप हाथ उठा दिया। तुम्हें इतना पता नहीं है कि तुम यकीन से कह सको कि चचेरा भाई क्या कर रहा है। मुझे यकीन है कि इस पूरी स्थिति का कोई न कोई वाजिब कारण जरूर होगा। वेया ने लियो पर अपना अटूट विश्वास जताते हुए जवाब दिया। मेरे प्रभु, भले ही कोई स्पष्टीकरण हो, इस स्थिति पर तत्काल निगरानी रखने की आवश्यकता है। मैंने लॉर्ड शैडो ड्रैगन पर एक निगरानी दल तैनात किया है,
और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उसका अनुसरण करें। ऐसा प्रतीत होता है कि वो खुले जंगल की ओर जा रहा है। शायद दूसरी बैठक आयोजित करने के लिए वाल्ट्री ने विनती की, जबकि वे उसकी बात मानने या न मानने को लेकर असमंजस में दिख रहा था। जरा सोचिए, मेरे स्वामी, शैडो ड्रैगन को दुश्मन कमांडर से गुप्त रूप से मिलने की क्या जरूरत है? और अगर वो कोई बड़ा कदम उठा रहा है, तो वह आपको इसके बारे में क्यों नहीं बताएगा? क्या आप इस सेना के सेनापति नहीं हैं? क्या तुम ही वो व्यक्ति नहीं हो जो शैडो ड्रैगन समेत यहाँ सभी का नेतृत्व कर रहे हो? वाल्ट्री ने तर्क देते हुए वही के मन में संदेह के छोटे छोटे बीज बो दिए। उसका रक्षक, वह मोनार्क टियर फाइटर वाइपर, उसे दुश्मन कमांडर को मारना था, न कि उसके साथ वापस यहाँ आना। आप इसे किसी भी तरह से देखें, इस स्थिति में कुछ न कुछ बेहद संदिग्ध जरूर है। कृपया महोदय, कृपया इस मामले पर गौर करें, वाल्ट्री ने विनती की, और अंततः वेर उसकी बातों से सहमत प्रतीत हुए। ठीक है, मैं अपने चचेरे भाई के पीछे चलूंगा, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे उस पर शक है, बल्कि इसलिए कि वो मुसीबत में पड़ सकता है, वेयर ने कहा, और वाल्ट्री ने धन्यवाद में सिर झुकाया। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद। कृपया मेरा अनुसरण करें, मैं आपके लिए मार्ग प्रशस्त करूंगा। इस बीच सुनसान जंगल, लियो के दृष्टिकोण से इस एकांत जंगल को इसका नाम इसकी अनूठी भौगोलिक स्थिति से मिला है, क्योंकि यह एक बंजर महाद्वीप के मध्य में स्थित एकमात्र वन क्षेत्र है, जो चारों ओर से उजाड़, निर्जीव भूभाग के अंतहीन विस्तार से घिरा हुआ है। यहाँ से शायद ही कोई साहसी व्यक्ति गुजरता हो और कभी कभार ही कोई जंगली जानवर इसके शांत विस्तार में घूमता हो। इसलिए ये लियो और सू पेई के लिए अपने द्वंद्व युद्ध को निपटाने के लिए एक आदर्श स्थान था, जो आम नागरिकों से दूर और संपार्श्विक के बोझ से मुक्त था। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपसे लड़ते समय अपना एक हाथ अपनी पीठ के पीछे रखूं? हालांकि मैं खुद को ग्रैंडमास्टर स्तर तक सीमित रखूंगा, लेकिन लड़ाकू के रूप में हमारे बीच अनुभव का अंतर बहुत बड़ा है। मैंने तुमसे 1-2 सदी ज्यादा युद्ध देखे हैं, इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं सचमुच अपना एक हाथ पीछे बांध लूंगा। सू पेई ने आमने सामने होने से पहले यह बात कही, और लियो ने उसकी बातों पर अनादरपूर्वक अपनी भौहें सिकोड़ी। एक और वो उस तरह का लड़ाकू नहीं था जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी अनुचित लाभ को गवा देता, लेकिन दूसरी ओर ग्रैंडमास्टर स्तर के योद्धा का सामना करते समय उसे अनुचित लाभ की आवश्यकता नहीं थी। वो स्वयं एक शीर्ष ग्रैंडमास्टर थे, और उनमें समान स्तर पर उनसे मुकाबला करने वाले किसी भी व्यक्ति को हराने का आत्मविश्वास था। कोई जरूरत नहीं, मैं दोनों हाथों से तुमसे लड़ने का जोखिम उठाऊंगा, लियो ने जवाब दिया, और सू पेई उसकी बातों पर मुस्कुरा उठा। कम से कम इतना तो तय था कि उसका संभावित भावी स्वामी काया तो नहीं लग रहा था। बहुत खूब, मुझे उम्मीद है कि आपको बाद में इस फैसले पर पछतावा नहीं होगा। सू पेई ने अपनी लंबी तलवार म्यान से निकालते हुए और उसे अपने दाहिने हाथ से पकड़ते हुए कहा, फिर उसने तलवारबाजी की तरह युद्ध की मुद्रा अपना ली। बस ले आओ, लियो ने जवाब दिया, और अपनी बेल्ट से 2 खंजर निकालते हुए थोड़ा झुक गया, अपनी मुद्रा चौड़ी करते हुए सू पेई को पहले हमले के लिए आमंत्रित किया। सरसराहट हवा का एक हल्का झोंका उनके गालों को छूता हुआ गुजरा और पास के पेड़ से एक पत्ता तोड़कर गिरा दिया। और जैसे ही वो पत्ता गिरा, सू पेई हरकत में आ गई। श्वा 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 वो लियो के करीब आ गया और अपने प्रतिद्वंद्वी की प्रतिक्रियाओं को परखने के लिए तेजी से वार करने लगा। हालांकि लियो को उसका ये प्रयास पसंद नहीं आया। पैरी 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 लड़ाई शुरू होते ही पैरेलल प्रोसेसिंग को सक्रिय करने के बाद लियो ने अपनी ओर आते हमलों को काफी धीमी गति से आते देखा, क्योंकि वो उनकी वास्तव में सुस्ती से निराश महसूस कर रहा था। अरे नहीं, इस रफ्तार से तो मुझे ही अपने हाथ पीछे बांधने पड़ेंगे, लियो ने पलटवार करते हुए कहा और आसानी से एक ही खंजर से तीनों वारों को रोक दिया, जिससे सू पेई सुखद रूप से आश्चर्यचकित हो गया। क्या तुम सचमुच सिर्फ एक ग्रैंडमास्टर हो? सू पेई ने पूछा, और अपनी गति बढ़ाते हुए लियो पर एक बार फिर प्रहार किया, इस बार और भी अधिक गति और शक्ति के साथ। अवरोध पैदा करना, अवरोध पैदा करना, अवरोध पैदा करना। एक बार फिर लियो ने सिर्फ एक हाथ से सभी हमलों को रोक दिया, क्योंकि हालांकि इस बार वार पहले की तुलना में 50% तेज थे, लेकिन इससे लियो को बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। अरे यार, उसकी गति और प्रतिक्रियाएं तो पहले से ही एक उत्कृष्ट स्तर के ट्रांसेंडेंट के बराबर है। एक ग्रैंडमास्टर के लिए ये लड़का अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला है, और उनके शरीर में प्रवाहित होने वाली माना ऊर्जा भी मेरे द्वारा अब तक मिले किसी भी ग्रैंडमास्टर की तुलना में कहीं अधिक सहज है। सू पेई ने लियो के शरीर में ऊर्जा का प्रवाह देखकर सोचा, ये लगभग एक मध्य स्तरीय ट्रांसेंडेंट वॉरियर के शरीर जितना ही चिकना है, और उसकी छाती के मध्य में असामान्य रूप से अधिक ऊर्जा का जमाव है। वो अपने सामने के दृश्य को देखकर दंग रह गया।
ग्रैंडमास्टर योद्धाओं के भीतर माना का प्रवाह आमतौर पर अशांत दिखता था। शरीर में यात्रा करते समय इसमें उतार चढ़ाव आते रहते थे और योद्धा के रूप में प्रगति के साथ साथ ये उतार चढ़ाव कम होते जाते थे और डेमो गॉड बनने पर पूरी तरह से गायब हो जाते थे। हालांकि ग्रैंडमास्टर स्तर पर मौजूद लियो के पास पहले से ही एक ट्रांसेंडेंट की तरह सहज माना प्रवाह था, जो एक ऐसी घटना थी जिसने सू पेई को पूरी तरह से चकित कर दिया। ये बच्चा आखिर ये है क्या? ये बोनस अध्याय संरक्षक एसी किंग 137 द्वारा प्रायोजित है। कृपया टिप्पणियों में इसके लिए उन्हें धन्यवाद दें। अध्याय 546 युद्ध में उत्कृष्टता, एकांत जंगल, लियो बनाम सू पेई। डुप्रवेल को युद्ध क्षेत्र में दो घुसपैठियों के आने का आभास उनके वास्तव में वहां पहुंचने से बहुत पहले ही हो गया था। हालांकि यह महसूस करने के बाद कि वे केवल वही और उसका अंगरक्षक थे, डुप्रवेल ने एक बार फिर उन पर ध्यान नहीं दिया। लियो और सू पेई के बीच का मुकाबला उनकी नज़र में बेहद दिलचस्प था, क्योंकि ऊपरी तौर पर तो ये दो ग्रैंडमास्टर्स के बीच एक सामान्य लड़ाई लग रही थी, जिसमें किसी भी फाइटर ने कोई बड़ा दांव नहीं खेला। लेकिन गहराई में प्रत्येक हमले के पीछे का कारण और प्रभाव उन लोगों के लिए अद्भुत था जिनके पास इसे समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान था। खटखट 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 शुरुआत से लेकर इस बिंदु तक लड़ाई की गति लगातार बढ़ती रही, जहां अंततः लियो को दोनों हाथों का उपयोग करने और दोनों खंजरों से आने वाले हमलों को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या अब तुम ठीक से वार्म अप हो चुके हो? सू पेई ने पूछा और अपनी उत्कृष्ट तलवारबाजी कौशल का उपयोग करते हुए लियो पर दबाव बनाया, जिसका बचाव करना सैद्धांतिक रूप से किसी भी ग्रैंडमास्टर के लिए असंभव था। दहाड़ते बाघ शैली की तलवारबाजी में 6 आपस में जुड़ी हुई चालें शामिल थीं, जिनमें से प्रत्येक चाल एक निर्बाध धारा की तरह अगली चाल में प्रवाहित होती थी। ये शैली क्रूर बल से हावी होने के लिए नहीं थी, बल्कि लय, छल और सटीकता के माध्यम से प्रतिद्वंद्वी के बचाव को कमजोर करने की कोशिश करने वाली शैली थी। प्रत्येक प्रहार एक प्रहार और एक छलावा दोनों का काम करता था, जो प्रतिद्वंदी को संतुलन के झूठे एहसास में खींच लेता था और फिर अगले ही क्षण में उससे संतुलन छीन लेता था। पहला वार सरल था, एक नीचे की ओर तिरछा वार जिसका उद्देश्य ऊंचे स्तर पर बचाव करने के लिए उकसाना था। दूसरे ने उस बचाव के नीचे से मुड़कर बीच में ही तलवार को घुमाते हुए नीचे से वार किया। तीसरा हमला अधिक गति से क्षैतिज रूप से हुआ, जिससे नए स्थान पर तैनात गार्ड पर दबाव पड़ा। चौथा शॉट एक तेज स्पिन था, जिसमें ब्लेड को डिफेंडर के हथियार के ऊपर से घुमाकर उनके पूरे सेंटर को उजागर कर दिया गया। पांचवा एक चरणबद्ध प्रहार है जो सीधे सोलर प्लेक्सस पर लक्षित होता है। और छठा वार ऊपर की ओर से कोड़े की तरह वार करना, जिसका उद्देश्य ऊंचाई के आधार पर गर्दन या सिर को अलग करना होता है। किसी भी साधारण ग्रैंडमास्टर को चौथी चाल तक आते आते संतुलन बिगड़ जाता, उनका बचाव पूरी तरह से खुल जाता, जिससे बचावकर्ता के अपनी स्थिति को ठीक करने से पहले ही अंतिम 2 वार निर्णायक वार के रूप में लग जाते। और स्थिति को और भी बदतर बनाने के लिए सू पेई ने लंबे समय से इस शैली को इसके मूल रूप से कहीं आगे विकसित कर दिया था। हर वार के साथ एक द्वितीयक गति जुड़ी होती थी, वास्तविक प्रहारों पर सूक्ष्म भ्रमों की परतें चढ़ी होती थीं। प्रत्येक प्रहार माना के सूक्ष्म विस्फोटों से ढका होता था, जो समय और प्रक्षेपवक्र की धारणा को कुछ मिलीसेकंडों के लिए बदल देता था, बस इतना कि सबसे अनुभवी योद्धाओं को भी गुमराह कर दे, जो खुद को परछाइयों से बचते हुए पाते थे जबकि असली तलवार उनकी पसलियों को चीर रही होती थी। यह एक ऐसी शैली थी जिसे न केवल जीतने के लिए बल्कि प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन लियो जरा भी विचलित नहीं हुआ। खटखट 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 बचना खटखट उसने हर वार का डटकर सामना किया, न सिर्फ बराबर गति से बल्कि सटीक इरादे के साथ, मानो उसे नृत्य शुरू होने से पहले ही उसकी पटकथा पता हो। उसकी बाईं कटार ने पहले वार को तिरछे तरीके से रोका, फिर मुड़कर दूसरे वार को पकड़ लिया। उनके दाहिने हाथ ने तीसरी गेंद को रोका और बल्ले के सपाट हिस्से से उसे एक तरफ कर दिया, जिसके बाद दोनों हाथों ने पूर्ण सामंजस्य में काम करते हुए चौथी गेंद को सफाई से विक्षेपित कर दिया। और फिर बिना एक पल भी गंवाए वो आधा कदम पीछे हट गया, अपने शरीर को इतना मोड़ा कि 5वें वार से बच सके, जबकि अपने बाएं खंजर का इस्तेमाल करके छठे वार की दिशा बदल दी। उसका शरीर पत्थर के चारों ओर पानी की तरह गति करता था, इतनी दूर तक बहता था कि अछूता रहे, लेकिन आवश्यकता से अधिक कभी नहीं। एक सामान्य दर्शक के लिए ये पूरी घटना एक सामान्य मुक्केबाजी की लड़ाई से ज्यादा कुछ नहीं लगेगी। बस 2 ग्रैंडमास्टर आपस में झगड़ रहे हैं, लेकिन लियो के प्रभुत्व के पीछे के असली अर्थ को केवल डुप्रवेल और सू पेई ही समझ पाए। उन दोनों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि लियो हत्या के इरादे को देख सकता है।
लियो को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सू पेई के वार करने से पहले ही वो दुश्मन के हथियार की सटीक दिशा देख सकता था। और इसलिए उनके लिए जिस सहजता से लियो ने मुकाबला किया वह एक साधारण ग्रैंडमास्टर के लिए आश्चर्यजनक प्रतीत हुआ। मैं किसी तरह इस बूढ़े राक्षस का मुकाबला कर पा रहा हूं क्योंकि इसने अपनी ताकत और गति को ग्रैंडमास्टर स्तर तक सीमित कर लिया है, लेकिन जानलेवा इरादे के बावजूद भी मुझे इसके शरीर पर एक भी भेद्यता नजर नहीं आ रही, लियो ने सोचा। क्योंकि सू पेई के हमलों से बचाव तो उसने बखूबी किया, लेकिन उसे अपने प्रतिद्वंदी के शरीर पर कमजोरी के वे परिचित लाल निशान नहीं दिखे जो वह अक्सर वेया या डंपी के शरीर पर अभ्यास के दौरान देखता था। सू पेई का बचाव बिल्कुल त्रुटिहीन था और उसकी कमजोरियों को तलाशने से केवल उसे जवाबी हमलों के लिए खुला छोड़ दिया गया। ठीक है, तो चूंकि उसकी रक्षा पंक्ति में फायदा उठाने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मुझे रचनात्मक होकर खुद ही एक जगह बनानी होगी, लियो ने अंततः यह निष्कर्ष निकाला। और कुछ कदम पीछे हटते हुए उसने इस लड़ाई की गति को फिर से निर्धारित करने का फैसला किया। इस बीच वेयर कुछ ही मीटर की दूरी से वेयर ने लियो और सू पेई के बीच चल रही लड़ाई को अपने चेहरे पर असमंजस भरे भाव के साथ देखा। एक और तो उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वे दोनों क्यों लड़ रहे थे, या फिर ऐसा क्यों लग रहा था कि दुश्मन कमांडर ने लियो से लड़ने के लिए अपनी ताकत को ग्रैंडमास्टर स्तर तक ही सीमित कर लिया है। हालांकि मामला चाहे जो भी हो, ऐसा नहीं लग रहा था कि वे दोनों केवल बातचीत कर रहे थे या पंथ को धोखा देने के लिए मिलकर कोई भयावह साजिश रच रहे थे। सच में वाल्ट्री, तुमने मुझे सिर्फ इसके लिए इतनी दूर तक बुलाया? वाल्ट्री ने सिर झुकाए और चेहरे पर कोई भाव न दिखाते हुए झुंझलाहट से पूछा। वाल्ट्री, तुम इसका क्या अर्थ निकालोगे? मुझे यकीन है कि अगर मैं तुम्हें अकेले इस जगह की जासूसी करने भेजता तो तुम वापस आकर मुझे बताते कि मेरा चचेरा भाई दुश्मन कमांडर से युद्ध प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था। क्या आपको लगता है कि यहाँ यही सब चल रहा है? वेया ने चेतावनी देते हुए कहा, क्योंकि एक बार फिर वाल्ट्री चुप रहा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो शैडो ड्रैगन है, वाल्ट्री। मैं किसी पर भी भरोसा न करने के आपके सतर्क स्वभाव की सराहना करता हूँ, लेकिन वो एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। अगर वो सचमुच ड्रैगन बनना चाहता तो वो मुझे हरा देता और सर लुइस हैमिल्टन एरिना में वह भूमिका हासिल कर लेता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरा चचेरा भाई यहाँ है। मुझे यकीन है कि वह ऐसी लड़ाइयाँ लड़ रहा है जिन्हें आप समझ भी नहीं सकते। वेया ने ये कहते हुए अपनी बात समाप्त की और चुपचाप लड़ाई को देखने के लिए वापस लौट गया, क्योंकि वह भी अपने सामने के दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। अध्याय 547 अप्रत्याशित विजय, एकांत जंगल, लियो बनाम सू पेई। जब लियो को यह एहसास हुआ कि सू पेई की युद्ध शैली में कोई स्पष्ट खामी नहीं है, तो उसने अपने कौशल की विशाल श्रृंखला का उपयोग करते हुए प्रयोग और नवाचार करना शुरू कर दिया। आकाशीय हुक बंधन, स्टॉर्म फ्लैश ट्रैवर्स। सबसे पहले एस्ट्रल हुक बाइंड का उपयोग करके सू पेई के पैरों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के बाद लियो ने स्टॉर्म फ्लैश ट्रैवर्स के साथ मिलकर कुछ तेज गति के वार किए। हालांकि सू पेई ने अपनी खुद की एक कौशल चाल से जवाब दिया, क्योंकि उसने मिस्ट फॉर्म का उपयोग करके उन सभी हमलों से खुद को बचा लिया। / अंत में लियो ने सू पेई के शरीर के धुंधले रूप पर ही प्रहार किया, क्योंकि असली सू पेई उसके सिर के ऊपर से प्रकट हो गई। अवरोध पैदा करना, तारांकन लड़खड़ाना। यह महसूस करते हुए कि इरादे की एक लाल रेखा उसकी कनपटी से जुड़ी हुई है, लियो ने आखिरी संभव क्षण में सू पेई के अचानक नीचे आने को देखा, जिसे उसने पीछे की ओर लड़खड़ाने से पहले बड़ी मुश्किल से रोका। अवरोध पैदा करना, अवरोध पैदा करना, अवरोध पैदा करना। एक घुटने पर बैठे हुए भी लियो ने किसी तरह से लगातार हो रहे हमलों को रोकते हुए ब्लेड स्विच का उपयोग करके इस मुश्किल स्थिति से टेलीपोर्ट कर लिया। स्विच खटखट। अब जब उनकी स्थिति उलट गई थी और लियो ऊपर से वार कर रहा था, तो लियो ने सू पेई को पीछे की ओर लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि तब भी उसके शरीर पर कोई स्पष्ट लाल निशान नहीं बने, जिससे पता चलता है कि संतुलन बिगड़ने के बावजूद भी सम्राट पर हमला करने के लिए कोई अवसर नहीं बचा था। ये क्या बकवास है? उसके पास एक भी मौका क्यों नहीं है? चार्ल्स भी कभी कभार एक दो मौके दिखा ही देता है। लियो को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि सामरिक रक्षा सू पेई की विशेषता थी, ठीक वैसे ही जैसे बहुमुखी प्रतिभा डुप्रुवेल की विशेषता थी, और अत्यधिक शक्ति और प्रभुत्व चार्ल्स की विशेषता थी। सामरिक रक्षा सू पेई की सबसे बड़ी खूबी थी, और इस मामले में वो सर्वश्रेष्ठ थे। सू पेई ने अपनी तलवार की मूठ पर अपनी पकड़ को समायोजित करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ी। मुद्रा में सूक्ष्म परिवर्तन एक ऐसे गति परिवर्तन का संकेत था जिसे केवल एक सच्चा योद्धा ही महसूस कर सकता था। उन्होंने शांत भाव से कहा, अगला कदम थोड़ा और गंभीर होगा।
घूमना एक हल्के से घूमने के साथ उसकी आकृति गति में धुंधली हो गई क्योंकि सू पेई ने अपनी अगली क्षमता फैंटम डैश को सक्रिय कर दिया। तुरंत ही उसकी परछाई 3 टिमटिमाती छवियों में विभाजित हो गई, जिनमें से प्रत्येक लियो के चारों ओर एक पूर्ण त्रिकोणीय आकार में तेजी से घूमने लगी। कदम झटका स्लैश प्रत्येक आकृति अलग अलग दिशाओं से झपट्टा मारती हुई, उनके ब्लेड पूरी तरह से समन्वित होकर एक साथ प्रहार करते हैं, जिससे स्टील और छल का एक पिंजरा बनता है, जिसका उद्देश्य न केवल लियो की गति बल्कि अराजकता के बीच उसकी शांति की भी परीक्षा लेना है। शुआ शुआ शुआ, लेकिन लियो आश्चर्यजनक रूप से शांत रहा। उसकी नजरें नकली चीजों पर नहीं पड़ी, उसने बस इंतजार किया और सही राह दिखाने के लिए एब्सोल्यूट विजन पर भरोसा किया। अंतिम क्षण में वो बड़ी कुशलता से बाईं ओर हट गया और अपने धड़ को थोड़ा सा झुकाया, जिससे वह पीछे से आ रही असली सू पेई की तलवार से बाल बाल बच गया, और उसके बचते ही भ्रम टूट गया। छी, सू पेई ने हल्के से प्रभावित होकर मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर इसे ले लो। जैसे ही उसने अपनी तलवार उठाई, उसके चारों ओर की हवा घनी हो गई और उसने एक नई तकनीक ड्रिफ्टिंग क्रिसेंट में माना शक्ति प्रवाहित की, जो एक तीव्र गति वाली घूर्णी वार थी जिसमें एक तूफान की गति और संघनित माना चापों की तीक्ष्णता थी, जिसे रक्षात्मक बाधाओं को चीरने और दुश्मनों को पलक झपकाने से पहले ही 2 हिस्सों में बांटने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन इस बार लियो ने बचने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसकी आंखें तेज हो गईं, शरीर नीचे झुक गया, और जैसे ही उसने सक्रियता दिखाई, उसकी बाहों में माना शक्ति का प्रवाह उमड़ पड़ा। पूर्ण काउंटर तारांकन फज्जित्सु पेई के वार के लगते ही उसकी कटार से नीली ऊर्जा की एक लहर फूट पड़ी, जिससे घूर्णी ऊर्जा के अवशोषित, उलट जाने और दोगुना बढ़ जाने के कारण कच्ची ताकत का एक जोरदार विस्फोट हुआ। धमाका सू पेई के हमले की हूबहू नकल करते हुए तुरंत जवाबी हमला किया गया, लेकिन यह हमला उससे भी तेज, तीखा और निस्संदेह घातक था। खटखट सू पेई की तलवार ठीक समय पर ऊपर उठी और उसने उसे रोक दिया। फिर भी अपनी असाधारण फुर्ती के बावजूद उसने पलटवार के जोरदार झटके को अपनी कलाई और कंधे में महसूस किया, जिससे उसे उड़ने से बचने के लिए एक पैर वापस जमीन पर जमाना पड़ा। तेज हवा के झोंके से मैदान में हलचल मच गई और उसके बूटों के नीचे दरारें चटकने लगीं। और फिर सन्नाटा छा गया। सू पेई ने पलकें झपकाईं, उसका दिमाग धीरे धीरे समझ पा रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। उसकी उंगलियों में दर्द हो रहा था, उसकी मांसपेशियां तनी हुई थीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अभी अनजाने में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए अलौकिक स्तर की शक्ति का उपयोग किया था। हाँ, उसने धीरे से सांस छोड़ी और फिर धीरे धीरे अपनी तलवार नीचे कर ली। लियो को घूरते हुए उसके होठों से हल्की सी हंसी निकल गई, फिर उसने अपनी कांपती हुई हथेली पर नजर डाली। मैंने गलती से अलौकिक स्तर की शक्ति का उपयोग कर लिया और हमारी लड़ाई की शर्तों का उल्लंघन किया, तुम जीत गए, उसने ईमानदारी से कहा, और फिर एक धीमी, श्रद्धापूर्ण गति से अपनी तलवार म्यान में डाल दी, जिससे लियो ये देखकर हैरान रह गया कि यह सब इतनी अचानक कैसे समाप्त हो गया। क्या मैं जीत गया? लियो ने पूछा। आसान जीत को स्वीकार करने में उसे थोड़ी अनिच्छा हो रही थी, क्योंकि अब वो एक कठिन मुकाबले के लिए बेताब था। हालांकि जब उसने सू पेई को अपनी तलवार गिराते और अपना सिर आकाश की ओर झुकाते देखा, तो वह समझ गया कि शायद उनके पुनर्मुकाबले के लिए किसी और दिन का इंतजार करना पड़ेगा। तुम सचमुच कुछ और ही हो, लियो स्काईशेड, उसने लियो से ज्यादा आकाश की ओर बुदबुदाते हुए कहा। ग्रैंडमास्टर स्तर पर मैंने तुमसे बेहतर संपूर्ण योद्धा कभी नहीं देखा। अगर तुम्हारी नींव इतनी मजबूत है, तो शायद, बस शायद, तुम भगवान बनने तक का सफर तय कर सकते हो, उसने लियो की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा और एक घुटने पर बैठ गया। मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय एक ऐसे कबीले के प्रति वफादारी निभाने में बर्बाद कर दिया, जो कभी नहीं चाहता था कि मैं उसका हिस्सा बनूं। और अब, मैं आपके प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेने को तैयार हूं। इसके बदले में मेरी एकमात्र विनती यह है कि 1. मेरे साथ सम्राट के योग्य सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए, और 2. मुझे ब्रह्मांड पर अपनी विरासत की छाप छोड़ने का मौका दिया जाए। सू पेई का नाम हाल के समय में लोगों की स्मृति से गायब हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से जुड़ने के बाद सभी को जल्द ही याद आ जाएगा कि मैं कौन हूं, सू पेई ने अनुरोध किया। तभी डुप्रवेल ने आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए आवश्यक वस्तुएं निकाली। बहुत अच्छा, ये शर्तें मुझे स्वीकार्य हैं, लियो ने आत्मा अनुबंध प्रक्रिया पर हस्ताक्षर करना शुरू करते हुए कहा। अध्याय 548 संघर्ष का संभावित त्वरित अंत। लियो ने सू पेई के साथ आत्मा अनुबंध को बिना किसी समस्या के पूरा कर लिया, और अनुबंध की शर्तें उसी तरह की थीं जैसा उसने डुप्रवेल के साथ हस्ताक्षरित किया था।
इसकी अवधि 20 वर्ष निर्धारित की गई थी, जिसमें सू पेई के अनुरोध पर 2 विशिष्ट खंड जोड़े गए थे। सबसे पहले, उनके साथ पंथ के भीतर एक वरिष्ठ सम्राट के रूप में उचित गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाना था। और दूसरी बात, उसे बिना किसी कारण के कभी भी आत्मघाती मिशन पर नहीं भेजा जाना था। ये दोनों ही शर्तें थीं जिन पर लियो ने बिना किसी खास विरोध के सहमति जता दी, क्योंकि सू पेई इस समझौते पर हस्ताक्षर करते समय डुप्रुवेल जितनी दयनीय स्थिति में नहीं थी और उसने एक तरह से स्वेच्छा से उसकी सेवा में आने का चुनाव किया था। लेकिन उन शर्तों के अलावा यह एक मानक मालिक गुलाम अनुबंध बना रहा, जो सू पेई को बिना किसी अपवाद के उसके द्वारा दिए गए हर दूसरे आदेश का पालन करने के लिए बाध्य करता था। गुरुजी, अब मैं विदा लेता हूँ। मैं सैनफे शहर में तैनात अपनी सेनाओं के साथ साथ पूरे ग्रह पर तैनात सेनाओं को भी आत्मसमर्पण करने के लिए सूचित करने की योजना बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अपने वचन का पालन करेंगे और हथियार डालने वाले प्रत्येक सैनिक के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करेंगे और उन्हें कोरल से सुरक्षित रूप से निकलने देंगे जैसे कि वे आम नागरिक हों। सू पेई ने अनुरोध किया, जिसके जवाब में लियो ने लापरवाही से हाथ हिलाया। कृपया मुझे लियो ही कहिए, और हाँ, जो भी सैनिक स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करेगा उसके साथ नागरिक जैसा व्यवहार किया जाएगा, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर कोई भी झूठी देशभक्ति के नाम पर विद्रोह करने या अराजकता फैलाने की हिम्मत करता है, तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उसे बेरहमी से दंडित किया जाए। लियो ने शांत स्वर में उत्तर दिया, और सू पेई ने धन्यवाद में सिर हिलाया और चुपचाप विदा ले ली। अंत में सू पेई को पता था कि अब वह जो सबसे अच्छा कर सकता है वह यही है कि वह अपने आदमियों को जीवित रहने का मौका दे, एक ऐसी लड़ाई से बाहर निकलने का मौका दे जो पहले ही हार चुकी है। और हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि अधिकांश लोग उस सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन वे जानते थे कि हमेशा कुछ ऐसे लोग होंगे जो अहंकार से अंधे हो जाएंगे, जो आत्मसमर्पण करने से इनकार कर देंगे और इसके बजाय तब भी लड़ना चुनेंगे जब बचाव के लिए कुछ भी नहीं बचा होगा। और यद्यपि उनका हृदय ऐसे लोगों के लिए पीड़ा से भरा हुआ था, फिर भी वे जानते थे कि यदि वे स्वयं अपनी सहायता करने को तैयार नहीं हैं, तो वे उनकी सहायता नहीं कर सकते। ठीक है वाइप, चलो वापस चलते हैं। मुझे अभी भी यह सोचना है कि मैं वेर को ये सब कैसे समझाऊंगा। लियो ने उलझन में अपना सिर खुजाते हुए बुदबुदाया। डुप्रेवेल ने उस दिशा में देखा जहां उसे पता था कि वाल्ट्री और वेयर छिपे हुए हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने फिलहाल अनजान बनने का नाटक करने का फैसला किया था। जैसी आपकी इच्छा, उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, और दोनों जोन 1 सैन्य अड्डे की ओर वापस जाने लगे। डुप्रेवेल ने जानबूझकर जोन 1 सैन्य अड्डे पर उनकी वापसी में देरी की, ये सुनिश्चित करते हुए कि वाल्ट्री और वेयर उनसे पहले वहां पहुंच जाएं। वापस आते ही लियो ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और सीधे वेयर को ढूंढने चला गया। आखिरकार उसने उसे उसके कमरे में एक कुर्सी पर सुस्त बैठा हुआ और सांस लेने में तकलीफ के साथ पानी का गिलास गटकते हुए पाया। तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह सांस क्यों ले रहे हो? लियो ने अंदर आते ही पूछा, लेकिन वेयर ने भ्रम का नाटक करते हुए जल्दी से अपनी सांसों को स्थिर करने की कोशिश की और ऐसा दिखाया जैसे कुछ भी असामान्य नहीं हुआ हो। कैसी सांसें ले रहे हो? वेयर ने ऐसे जवाब दिया जैसे उसने अभी अभी मैराथन न दौड़ी हो, जबकि लियो ने अपनी भौहें उठाई लेकिन इस मुद्दे को आगे न बढ़ाने का फैसला किया। खैर चचेरे भाई, मेरे पास कुछ अच्छी खबर है और कुछ बुरी खबर भी, लियो ने कहना शुरू किया, और पास आकर उसने सब कुछ बताया कि कैसे डुप्रेवेल सू पेई के साथ लौटा, कैसे उसने दुश्मन कमांडर को अपनी सेवा में भर्ती किया, और कैसे सू पेई अब अपने आदमियों को आत्मसमर्पण करने का आदेश देने का इरादा रखता है। जब लियो बोल रहा था, वेर चुपचाप बैठा रहा, उसकी निगाहें नीचे की ओर टिकी हुई थीं। वो कभी कभी वाल्ट्री की ओर चोरी छिपे देखता था, जिसने अपनी निगाहें जमीन पर टिका रखी थी और कुछ नहीं कहा। तो अच्छी खबर यह है कि युद्ध हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक जल्दी समाप्त हो सकता है और हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है। बुरी खबर यह है कि हमारे सैनिकों को युद्ध का वह अनुभव नहीं मिलेगा जो उन्हें परिपक्व होने के लिए चाहिए। वे अभी भी अनुभवहीन होंगे, उन्हें उस तरह का ज्ञान नहीं मिलेगा जो अनुभवी सैनिकों को बनाता है। लियो ने अपनी बात समाप्त की, तभी वेर खड़ा हुआ और उसने मजबूती से उसके कंधे पर हाथ रखा। और भी युद्ध होंगे मेरे चचेरे भाई, और उनके पास अनुभव प्राप्त करने के लिए काफी समय होगा। फिलहाल मुझे लगता है कि जान बचाना ही काफी है। आज तुमने अच्छा प्रदर्शन किया और मैं तुम्हारे द्वारा किए गए हर वादे से सहमत हूँ, उसने कहा। अंत में उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई, जो स्पष्ट रूप से कमरे में मौजूद किसी और के लिए थी, न कि लियो के लिए। जिससे एक बार फिर लियो ने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? लियो ने फिर पूछा, लेकिन एक बार फिर वही ने अनभिज्ञता का नाटक किया। क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है,
वीर ने कंधे उचकाते हुए कहा। अब वो साफ तौर पर अतिरंजित लग रहा था और खिड़की की ओर चलते हुए उसने अपनी बाहें पीठ के पीछे बांधकर बाहर देखा। बस मौसम का आनंद ले रहा हूं। लियो ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी, लेकिन फिलहाल उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। वेया और वाल्ट्री जो भी अजीब खेल खेल रहे थे, उसका पीछा करने से ज्यादा जरूरी काम उसके पास थे। मैं कल सैनफे शहर के लिए रवाना हो रहा हूं, लियो ने शांत भाव से कहा और विषय बदल दिया। मुझे स्वयं आत्मसमर्पण की निगरानी करनी है और यह सुनिश्चित करना है कि सू पेई के अधीन कोई भी मेजर या लेफ्टिनेंट उसकी पीठ पीछे कोई मूर्खतापूर्ण हरकत न करे। क्या मैं भी साथ चलूं? वेर ने सामान्य स्वर में कहा। नहीं, यहीं रहो और अन्य प्रमुख शहरों के आत्मसमर्पण की निगरानी करो। किसी भी बदलाव की स्थिति में संचार का सिलसिला खुला रखें और सबसे महत्वपूर्ण बात, युद्ध के अगले चरण की तैयारी शुरू कर दें, जो कि नागरिकों को सत्ता सौंपना और पंथ के सत्ता हथियाने के पीछे सार्वभौमिक संदेश फैलाना है। वेर ने बिना कोई सवाल किए सिर हिलाया और अंततः बातचीत को वो गंभीरता दी जिसके वो हकदार थी। समझा। फिर लियो ने वाल्ट्री की ओर रुख किया, जो पूरे समय चुपचाप कोने में खड़ा रहा। उसके चेहरे के भावों को समझना असंभव था। मुझे नहीं पता कि आज तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन वेर को सुरक्षित रखना। अगले कुछ दिनों में उसकी जान को सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों से होगा जो उसे मारना चाहते हैं। जैसा आपका आदेश हो, लॉर्ड शैडो ड्रैगन, वाल्ट्री ने थोड़ा सिर झुकाते हुए उत्तर दिया। कुछ और कहने को न होने पर लियो ने अपने चचेरे भाई को आखिरी बार देखा, फिर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। अगर सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हुआ, तो अगले 10-14 दिनों के भीतर ग्रह कोरल पर विजय सफलतापूर्वक संपन्न हो सकती है। अध्याय 549, आत्मसमर्पण, सैनफे सिटी, सेंट्रल कमांड स्क्वायर। सैनफे के ऊपर का आकाश बादलों से घिरा हुआ था, जिसमें धूसर रंग की धारियां दिखाई दे रही थी, मानो आकाश स्वयं नीचे एकत्रित सैनिकों की भावनाओं को प्रतिबिंबित कर रहा हो। हजारों पुरुष और महिलाएं वर्दी में सेंट्रल स्क्वायर पर खड़े थे। पिछले 48 घंटों के कठिन संघर्ष से उनके चेहरे कठोर हो गए थे। कुछ की आंखें दोस्तों और कमांडरों की मौत से खाली थीं। और उनके सामने सू पेई खड़ी थी। वो अब भी अपने कवच में था, जिसकी कभी बेदाग रही प्लेटें अब डुप्रवेल के साथ द्वंद्व युद्ध में झुलस गई थी और उन पर खरोंच के निशान पड़ गए थे, लेकिन उसका संयम हमेशा की तरह शाही बना रहा। उसने अपने सैनिकों, अपनी प्रजा की ओर देखा, जिनमें से कई लोग कोरल की गृह रक्षा के शुरुआती दिनों से ही उसके साथ थे। और अब, आत्मसमर्पण करने का अपना निर्णय ले लेने के बाद, वो अपना सिर झुकाए उनके सामने खड़ा था। मेरे सैनिकों, आपको उस उद्देश्य के लिए मरने की जरूरत नहीं है जो पहले ही हार चुका है। उन्होंने शांत लेकिन प्रभावशाली स्वर में बोलना शुरू किया। सू कबीले से कोई अतिरिक्त सहायता नहीं आ रही है। उन्होंने कोरल ग्रह को हारा हुआ मान लिया है, और उनके समर्थन के बिना हमारे लिए उनकी कहीं अधिक शक्तिशाली पंथ बलों के विरुद्ध टिके रहना असंभव है। सू पेई ने आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे अग्रिम पंक्ति को पार किया, और उनकी निगाहें कप्तानों, चिकित्सकों, फील्ड स्काउट्स और स्नाइपर्स से मिलती रहीं। मैंने सभी संभावित विकल्पों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। मैंने यहीं रुककर अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के बारे में सोचा था। मैंने निजी जेट से इस ग्रह से भाग जाने के बारे में सोचा है। और मैंने आत्मसमर्पण करने पर विचार किया है, और सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमारे लिए पीछे हटना ही सबसे अच्छा रास्ता है। कोई नहीं हिला, किसी ने सांस नहीं ली। मैंने पंथ के नेता से सीधे बात की है। मैंने स्वयं शैडो ड्रैगन की आंखों में आंखें डालकर एक सैनिक और सम्राट के रूप में शपथ ली है, उसने ऊंची आवाज में कहा। मैंने एक बाध्यकारी अनुबंध किया है जो सुरक्षा की गारंटी देता है। अब आत्मसमर्पण करने वाले प्रत्येक सैनिक के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाएगा। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उन्हें नागरिक के रूप में इस ग्रह से जाने की अनुमति दी जाएगी। फिर भी सन्नाटा बना रहा। मैं उन कहानियों को जानता हूं जो आपने सुनी है। मैं उस डर को जानता हूं जो आपके भीतर बसा हुआ है। लेकिन मैं आपसे उस पंथ पर भरोसा करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे मुझ पर भरोसा करने के लिए कह रहा हूं। अंत में उनकी आवाज थोड़ी नर्म हो गई, लेकिन उसकी गंभीरता कम नहीं हुई। मोर्चे के भीतर से एक हल्की फुसफुसाहट शुरू हुई, धीमी, अनिश्चित, जैसे ही एक युवती ने अपना सिर नीचे किया और अपने होंठ काटे, उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। फिर इसके विपरीत प्रतिक्रियाएं सामने आईं। झूठ, गुस्से से फटी एक आवाज चीखी, क्या तुम्हें लगता है कि हम मान लेंगे कि वो पंथ हमें यूं ही जाने देगा? घुटने टेकते ही वे हमें कुत्तों की तरह मार डालेंगे? एक व्यक्ति गुस्से से लाल चेहरे के साथ कंधे पर लेफ्टिनेंट का बैज लगाए हुए आगे की ओर बढ़ा। उन्होंने तुम्हारा दिमाग धो डाला, उसने सू पेई की ओर उंगली उठाते हुए चिल्लाकर कहा।
उन्होंने तुम्हें युद्ध में हरा दिया और अब तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी कायरता का अनुसरण करें। हम सैनिक हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी मातृभूमि के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ें। उसने अपने बगल में खड़े आदमियों की ओर मुड़कर कहा, अगर तुममें थोड़ी भी हिम्मत बची है तो लड़ो, आदेश मिले या न मिले। कुछ लोगों ने सिर झुका लिए, कुछ ने मुट्ठी भींच ली, लेकिन तभी किसी और ने प्रतिक्रिया दी। चुप रहो किरण, आवाज बाईं ओर से आई। एक अधेड़ उम्र के कपोरल की। उसकी आवाज कर्कश थी और उसकी निगाहें ठंडी थीं। क्या तुम मरना चाहते हो तो अकेले मर जाओ, लेकिन हमें अपने भ्रम में मत घसीटो। किरण चौंक गई क्योंकि कपोरल आगे बढ़ा और उसने अपना हथियार जमीन पर रख दिया। मुझे कमांडर पर भरोसा है, और अगर वो कहता है कि आत्मसमर्पण करना सुरक्षित है तो मैं उस पर विश्वास करता हूं। उसने अपने दोनों हाथ सिर के ऊपर उठाए और धीरे धीरे शहर की सीमा चौकी की ओर चलने लगा, इस उम्मीद में कि रास्ते में उसकी हत्या न हो जाए। एक एक करके दूसरे भी पीछे पीछे चलने लगे, कुछ चुपचाप, कुछ रोते हुए, कुछ जमीन की ओर ऐसे घूर रहे थे मानो उन्हें विश्वास ही न हो कि यह अंत है, लेकिन वे चलते रहे। हथियार एक के बाद एक बिजली की तरह जमीन पर गिर पड़े और उनकी आवाज पूरे अड्डे में गूंज उठी, मानो अंतिम सलामी दी जा रही हो। सभी लोग नहीं हिले, कुछ शर्म या अपराध बोध से कांपते हुए जम गए, कुछ अपनी जगह पर जड़वत खड़े रहे। उनका स्वाभिमान इतना प्रबल था कि झुकने को तैयार नहीं था, लेकिन हालात पहले ही बदल चुके थे। यहां तक कि सबसे मुखर संशयवादियों के शब्द भी मौन में विलीन हो गए, क्योंकि जीने का विकल्प चुनने वालों की विशाल संख्या ने उन्हें दबा दिया। सू पेई मुस्कुराई नहीं, वो बस उन्हें चलते हुए देखता रहा, कंधे झुके हुए, हाथ ऊपर उठे हुए, हथियार त्यागे हुए। वे भगोड़े नहीं थे, वे कायर नहीं थे, वे जीवित बचे थे। और सबसे बढ़कर उन्होंने ही उन्हें जीने की अनुमति दी थी। पास की एक छत से लियो हाथ बांधकर खड़ा था और आत्मसमर्पण करते सैनिकों की लगातार धारा को चौकी की ओर बढ़ते हुए देख रहा था, और उसके भीतर सू पेई के लिए एक शांत सम्मान की भावना जागृत हो रही थी। उस व्यक्ति ने शर्मिंदगी का बोझ खुद उठाने का फैसला किया ताकि उसके साथियों को ऐसा न करना पड़े, और उसकी दिखाई गई विनम्रता ने लियो को उसे एक सहयोगी के रूप में सराहने पर मजबूर कर दिया। वो एक अच्छा आदमी है, तुम्हारे विपरीत, वाइपर, उसका दिल वास्तव में काला नहीं है, लियो ने कहा, और उसके पीछे पहरा दे रहे डुप्रेवेल ने उसकी बातों पर हल्की हंसी हंस दी। अरे यार, क्या इसका मतलब ये है कि मुझे लॉर्ड फादर से लड़ने का मौका नहीं मिलेगा? मैं आज खुलकर लड़ने के लिए बहुत उत्सुक था, डंपी ने शिकायत की, जबकि लियो चुपचाप उसकी ठुड्डी के नीचे गुदगुदी कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं बोला। वो स्थिति का अवलोकन करता रहा और ये देखता रहा कि कितने लोग जाने का विकल्प चुनते हैं, क्योंकि उसने उन्हें अपना मन बनाने के लिए कुछ और घंटे देने का फैसला किया था। चिंता मत करो डंपी, मुझे पहले से ही कुछ जिद्दी मूव दिख रहे हैं जो दूसरों द्वारा छोड़े गए हथियारों को उठा रहे हैं। अगर वे इसी रास्ते पर चलते रहे तो हम उन पर कोई रहम नहीं करेंगे, लियो ने कहा और डंपी को उन मूर्खों से लड़ने की धमकी दी जिन्होंने पीछे रहने का फैसला किया था। ठीक है फिर, मुझे भी लड़ने का बहुत मन कर रहा था, बेन ने उसके बगल में कहा, जबकि लियो ने अपने रोबोट गुरु की ओर देखा और मुस्कुराया। अंत में ऐसा प्रतीत हुआ कि केवल वो और डंपी ही गुप्त रूप से यह आशा कर रहे थे कि कुछ सैनिक आत्मसमर्पण के बजाय स्वाभिमान को चुनेंगे, ताकि उनके पास उन्हें स्वयं मारने का एक कारण हो। अध्याय 550, भावनाओं को समझने में प्रगति। लियो के दृष्टिकोण से, एक ऊंची इमारत की छत के किनारे से लियो ने अत्यंत जिज्ञासा के साथ नीचे मौजूद सैनिकों का चुपचाप अवलोकन किया, और उन्हें यह तय करने के लिए कुछ घंटों का समय दिया कि वे रुकना चाहते हैं या आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। उनके लिए ये क्षण सेवनफोल्ड रेवेलेशन कोडेक्स में और गहराई से अध्ययन करने का एक आदर्श अवसर साबित हुआ। इससे पहले उसने कभी इतने सारे लोगों को एक साथ इतना कुछ महसूस करते हुए नहीं देखा था, क्योंकि ठीक इसी क्षण में, जहां अनगिनत आत्माएं कर्तव्य और आत्मरक्षा, गर्व और अस्तित्व के बीच संघर्ष कर रही थी, उनके भीतर उमड़ती भावनाएं लहरों के रूप में दुनिया में फैलने लगी, जिससे उनके शरीर के चारों ओर का वातावरण लगभग हर गुजरते विचार के साथ बदल रहा था। उसने जितने भी सैनिक देखे, उनमें से लगभग हर एक ने मैरून, लाल या नीले रंग का वस्त्र पहना हुआ था, और जैसे जैसे उनके आंतरिक संघर्ष तेज होते गए, वे रंग झिलमिलाते, तीव्र होते और मंद पड़ते गए। और अपने जीवन में पहली बार लियो न केवल लाल रंग के परिचित शेड्स को पहचान सका, बल्कि मैरून और नीले रंग के सूक्ष्म रंगों को भी पहचान सका, क्योंकि उसने उन रंगों की विभिन्न परतों के पीछे छिपे अर्थ को उजागर किया जो अब तक उससे हमेशा छिपा रहा था। उसने जिन लगभग सभी सैनिकों का अवलोकन किया, वे अपनी भावनात्मक उथल पुथल की शुरुआत मैरून रंग में लिपटे हुए कर रहे थे, जो निराशा का प्रतीक था।
इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि लगभग हर पुरुष और महिला, जैसे ही उन्होंने अपने हथियार फेंके, वे भूरे रंग के किसी न किसी रूप में ढके हुए दिखाई दिए और फिर धीरे धीरे लाल या नीले रंग में परिवर्तित हो गए। जिन लोगों ने अपनी परिस्थितियों की सच्चाई को स्वीकार कर लिया और इस संघर्ष से अपने जीवन को सुरक्षित बाहर निकालने का मौका मिलने के लिए कृतज्ञता महसूस करने की क्षमता पाई, वे नीले रंग की विभिन्न छटा बिखेरने लगे। वे चलते समय मुस्कुरा रहे थे, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और गुस्से से कहीं ज्यादा वे इस बात से राहत महसूस कर रहे थे कि यह युद्ध आखिरकार खत्म हो गया। दूसरी ओर, जो लोग परिणाम को स्वीकार नहीं कर सके और आत्मसमर्पण करने का विकल्प चुनने के लिए आत्मदया और घृणा में डूब गए, वे धीरे धीरे लाल हो गए और अपने आसपास की हर चीज और हर किसी पर हमला करने की विनाशकारी इच्छा से अभिभूत हो गए। ये वे सैनिक थे जिन्होंने अपने भाग्य के लिए आकाश को कोसा था। वे लोग जिन्होंने पूछा, मुझे इतनी अपमानजनक तरीके से आत्मसमर्पण क्यों करना पड़ रहा है? सूर्यवंश हमारी मदद के लिए क्यों नहीं आ रहा है? हम इस पंथ के खिलाफ युद्ध क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? वे अपने पास जो कुछ था उससे समझौता करने के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि वे उस चीज से चिपके हुए थे जो वे चाहते थे कि होती, और अपना सारा गुस्सा भाग्य और अपने हिस्से में आए हालातों पर डाल रहे थे। एक सैनिक के रूप में लियो ने खुद को इस दूसरे समूह का अधिक सम्मान करते हुए पाया, क्योंकि कम से कम उन्हें आत्मसमर्पण करने पर अपराध बोध था और योद्धा के रूप में अपनी पहचान पर कुछ गर्व था। लेकिन एक इंसान के तौर पर वो पहले समूह का कहीं अधिक सम्मान करता था। उनकी आंखों में उसे ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि यही वे लोग थे जो लंबा, सुखी और समृद्ध जीवन जिएंगे। वर्तमान में जीने की उनकी क्षमता, नुकसान में भी कृतज्ञता खोजने की उनकी क्षमता ने उन्हें ऐसे लोग बना दिया जिनके आसपास दूसरे लोग रहना चाहते थे। हालांकि एक सैनिक के नजरिए से वे शर्मनाक थे। ये दिलचस्प है कि मैं इस एक एपिसोड के आधार पर उनके पूरे व्यक्तित्व को लगभग समझ सकता हूं। कोडेक्स पर मेरी पकड़ सचमुच बढ़ रही है, क्योंकि हालांकि मुझे ये पक्का नहीं पता कि नीले और गहरे लाल रंग के अलग अलग शेड्स का क्या मतलब होता है, लेकिन मुझे इस बात का प्रबल अंतर्ज्ञान है कि इसका क्या अर्थ होना चाहिए। लियो ने सोचा, क्योंकि अपने जीवन में पहली बार वो कोडेक्स से मिलान किए बिना ही अपने द्वारा देखे गए रंगों के पीछे के अर्थ को समझ पा रहा था। एक तरफ हर रंग के अनगिनत शेड्स थे जिन्हें गिना जा सकता था, और जब एक साथ हजारों लोगों को देखा गया तो लगभग हर शेड दिखाई दे रहा था। लेकिन अपनी सरलता के कारण लियो ने मैरून और नीले रंग को मोटे तौर पर 3 अलग अलग शेड्स में वर्गीकृत किया: बेस, लाइट और डार्क। गहरे लाल रंग के लिए, जो हताशा का प्रतीक था, आधार रंग सबसे अधिक बार दिखाई दिया। यह आम सैनिक के चारों ओर धड़कता था, वो सैनिक जो आत्मसमर्पण से कड़वाहट महसूस करता था, लेकिन जिसकी भावनाएं अभी तक नियंत्रण से बाहर नहीं हुई थी। इसके विपरीत हल्के मैरून रंग में एक धुंधला, लगभग तांबे जैसा गुण था, और लियो का मानना था कि यह उन लोगों का रंग है जो निराश है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति से नहीं। उनकी निराशा परिस्थितियों पर आधारित थी। वे हार से दुखी थे, अपने प्रयासों के व्यर्थ होने से दुखी थे, लेकिन उनके दिलों में कोई गहरी नाराजगी नहीं थी। फिर आया गहरा मैरून रंग, जो जंग लगे लोहे की तरह सैनिकों से चिपका हुआ था, भारी और दमनकारी, और लियो ने इसे उन लोगों से जोड़ा जिनकी हताशा भीतर ही भीतर पनपने लगी थी। उन्होंने खुद को, अपने कमांडरों को, आसमान को दोषी ठहराया, और यह एक ऐसी भावना थी जो आक्रोश में तब्दील हो गई और किसी भी क्षण कहीं अधिक खतरनाक रूप ले सकती थी। जहां तक नीले रंग की बात है, जो आशा और खुशी का रंग है, लियो ने उसे भी 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। नीले रंग का मूल शेड नर्म था, लगभग शांत, और उनकी समझ के अनुसार ये छाया उन लोगों पर मंडरा रही थी जिन्हें इस युद्ध में न लड़ने की खुशी और राहत महसूस हो रही थी, जबकि हल्की छाया उन लोगों के आसपास मंडरा रही थी जो इस झंझट के खत्म होने से खुश थे, ताकि वे अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू कर सकें। इसके विपरीत नीले रंग की गहरी छाया उन लोगों के आसपास छाई रही जो वास्तव में जीवित रहने से खुश थे, या इस युद्ध से बच निकलने के बाद अपने भविष्य के बारे में बहुत आशावादी थे। ऐसा लगता है कि हल्का रंग भावनाओं की कम तीव्रता को दर्शाता है, जबकि गहरा रंग भावनाओं की अधिक तीव्रता को दर्शाता है। हत्या के इरादे के मामले में भी यही स्थिति थी, और ऐसा लगता है कि अन्य रंगों के मामले में भी यही स्थिति है। लियो ने एक परिचित पैटर्न को देखने के बाद निष्कर्ष निकाला और अपना एक अनुमान लगाया। ठीक है, हमने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए पर्याप्त समय दे दिया है। जिन्होंने अभी तक अपना मन नहीं बनाया है, उन सभी को दुश्मन करार दिया जा सकता है, लियो ने अंत में कहा, क्योंकि वो सभी को जाने का उचित मौका देने से संतुष्ट महसूस कर रहा था। जो लोग अभी भी वहां मौजूद थे, उनके शरीर पर केवल लाल आभा ही छाई हुई थी,
और वे ही ऐसे लोग थे जिन पर दया दिखाने का उसके मन में जरा भी आभास नहीं था। मास्टर बेन, वाइपर, डम्पी, अब हंगामा मचाने का समय आ गया है। चलो इन मूर्खों को तब मौत के घाट उतार देते हैं जब वे इसकी उम्मीद भी नहीं कर रहे होते। लियो ने आदेश दिया और अपनी कटार निकालकर छत से नीचे कूद गया।